8 फरवरी सन 2024 का ये वाक़या है। उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन नैनीताल ज़िले के या कस्बा कह लीजिए, शहर कह लीजिए, वहीं वहीं पर शहर है हल्द्वानी। जैसे शायद आप लोगों ने आजकल काफ़ी ज़्यादा हल्द्वानी चर्चे में रहा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वहीं पे एक थाना पड़ता है भूलपुरा। वहाँ पर थाना पड़ता है भूलपुरा। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की वहाँ के थाने से पुलिस प्रशासन की टीम जाती है एक अतिक्रमण हटाने। जब वो अतिक्रमण हटाने जाती है तो वहाँ पर मस्जिद और मदरसा दोनों आमने सामने पड़ जाते हैं। फिर क्या था, मदरसा और मस्जिद और मदरसा को अतिक्रमण हटाने का जो कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए वो हटाने के लिए जाती हैं, ना कि अपनी तरफ से। ये मैं आपको बता दूँ। वहाँ फिर जाने के दौरान वहाँ हल्द्वानी में फिर कुछ लोग व्यक्ति सामने निकल के आते हैं और वो मतलब उस पर अवरोध जताते हैं कि मतलब इसको ये जो है आप नहीं हटा सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन से और जो दूसरा पक्ष था उसकी तरफ से काफ़ी कहासुनी होती है। और कहासुनी होते होते कब क्या बोलते हैं, जो कहासुनी है वो हिंसा में भड़क जाती है। किसी को ये नहीं पता था और ना ही किसी को अंदाज़ा था, और देखते देखते हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मतलब पुलिस प्रशासन को गोलियां चलाने का ऑर्डर मिल जाता है। पुलिस प्रशासन गोलियां चला रही थी। फिर हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क गई कि आगजनी हो गई। मतलब कुछ लोग, किसी का घर जल रहा है तो कहीं पुलिस प्रशासन की गाड़ी जल रही है। पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी भी हुई, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे पुलिस प्रशासन फिर धनाधन गोलियाँ चला रही है। फिर कहीं आग जल रही है, कहीं लोग चिल्ला रहे हैं, काफ़ी चीखने की आवाज़ आ रही है। मतलब बिल्कुल कहते ना, हिंसा बहुत बुरी तरीके से हल्द्वानी में हिंसा बहुत भयंकर रूप ले लिया। पुलिस प्रशासन ने गोलियां चलाई तो उससे मतलब 6 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो जिसको लेके पुलिस प्रशासन जो लोग जिंदा थे, 200 से ज़्यादा लोगों को पास के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। फिर उसके बाद और 6 लोग थे जिनकी जो मृत्यु हो गई थी, तो उनका मतलब पुलिस प्रशासन पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। जब वहाँ पोस्टमार्टम होता है तो एक बहुत अजीब सा खुलासा निकल कर सामने आता है, जिसे सुनने के बाद हर कोई मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल चौंक गई कि ये कौन सा मतलब ये क्या हो गया है। तो हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके साथ हल्द्वानी का एक किस्सा लेकर, जो काफ़ी चर्चे में रहा। और तो चलिए फिर हम आपको सिलसिलेवार से बताते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो जो डॉक्टर वहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहा था, फिर वो पुलिस प्रशासन को कॉल करता है, मतलब एसएसपी को फ़ोन करता है। और फिर जो वो एसएसपी को बताता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य कर देता है। वो एसएसपी को पुलिस प्रशासन से ये कहता है कि मेरे यहाँ एक लाश आई है, जिसको जिसको देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं आश्चर्य में हूँ कि मतलब ये क्या हुआ है। तो एसएसपी भी पूछते हैं आखिर क्या बात है, माजरा क्या है, आप मतलब पूरा डिटेल से हमको बताओ। तो वो बताता है कि एक जो डेड बॉडी आई है मेरे, तो उसको ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे यहाँ पे उसको 3 गोलियां मारी हुई हैं। और उन्हें बोलता है कि एक गोली से मार लो, और वो भी गोली मतलब इतना ज़्यादा, कोई ऐसा लग रहा है कि वो गोली किसी ऐसे व्यक्ति ने मारी है जो मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निशानेबाज है। और एक गोली मान लो वो मारा है तो एक गोली से वो मारना ही काफ़ी, तो वो व्यक्ति मर जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी की रंजिश थी और उसने फिर वो मरने के बाद भी उस व्यक्ति को वो पास में जाके 2 और गोलियां एकदम ठीक यहाँ पीछे में मारता है। तो फिर एसएसपी भी काफ़ी मतलब ज़्यादा शॉक्ड में आके आखिर में ये क्या माजरा है। और तो फिर उसने मतलब वो जांच का आदेश देते हैं और फिर जांच आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है उसमें नए नए खुलासे होते हैं। पुलिस प्रशासन भी मतलब जांच कर रही होती है कि तभी एक फ़ोन आता है किसी अंकित नाम के व्यक्ति का। अंकित कुमार कॉल करता है और बोलता है, अबे साले तुम कहाँ हो, इतने दिन से तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा है। हाँ, तो घर वाले भी परेशान है, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर रखा है इतने दिन से। तो वहाँ से फिर क्या बोलते हैं, आवाज़ आती है कि हेलो, मैं उत्तराखंड पूरा थाने से बात कर रहा हूँ और कांस्टेबल बात कर रहा हूँ। तो फिर वो जो व्यक्ति है अंकित कुमार काफ़ी संभल जाता है कि अरे मतलब ये तो जो इनका फ़ोन है वो पुलिस प्रशासन के पास है और किसी कांस्टेबल के साथ है। तो पूछता कि हाँ सर, आपके पास ये फ़ोन क्या है, मैं काफ़ी दिन से फ़ोन मिला रहा हूँ और ये जो जिनका फ़ोन है वो मेरे साले हैं।
हाँ, वो मेरे साले, उनका काफ़ी दिन से फ़ोन नहीं लग रहा और घर वाले भी परेशान हैं और मैं भी काफ़ी दिन से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। तब कांस्टेबल की तरफ से उनको बताया जाता है कि जो 8 फरवरी को हल्द्वानी में हिंसा घटी थी, उसमें आपके जो साले हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा वो बिल्कुल भौचक्के हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो अपने घर वालों को बताते हैं। फिर वहाँ से घर वाले मिलके थाने आते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा अंकित से कुछ और जानकारी ली जाती है, जो मृतक है उसके बारे में। तो पता चलता है कि जो मृतक था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी, उसका नाम प्रकाश कुमार है और उसके जो पिता हैं उसका नाम श्याम देव सिंह है और वो बिहार के आरा जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है, छीने गांव, वो वहाँ का रहने वाला था और काफ़ी वो गरीब परिवार से था। वो कमाने के लिए दूर गया हुआ था। वो वहाँ पर वो मजदूरी करता था और उसके परिवार में जो थे 5 बहन और 2 भाई था, जिसमें वो सबसे बड़ा था और उसी के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। 5 बहनों में से 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, 2 बहन अभी कुंवारी थी और एक छोटा भाई वो कुंवारा था। प्रकाश सिंह सब भाइयों और बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी। माँ उनके घरों में काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब गरीब परिवार था। तो उनके घर में माँ बर्तन मांजती थी किसी तरह और बड़ा भाई वो कमाने के लिए गया था और वादा करके गया था कि जब वो लौटेगा तो एक बहन की अपनी शादी करेगा। फिर इस दौरान उनको ये खबर मिलती है कि अब वो उनका जो कमाऊ भाई था, जो परदेश कमाने गया था, अब वो नहीं रहा। ये सुनने के बाद परिवार वाले बिल्कुल, उनकी जो माँ है बिल्कुल बेहोश हो जाती है और पिता भी बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। क्यों ना हो, किसी को अगर ये पता चलेगा कि उसका भाई या जो उसका भाई, किसी का बेटा जो परदेश कमाने गया था और वहाँ से फिर खबर मिलती है कि अब वो जिंदा नहीं है, तो कैसा लगता है। ऊपर वाला ना करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा ये पूछा जाता है कि ये हल्द्वानी क्यों आया था। तो पता चलता है कि ये हल्द्वानी पहली बार आया था और फिर पुलिस प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है और फिर उसके जेब में जो था, मृतक था जो दंगे में मारा गया था, उसके जेब में 50 रुपये मिलते हैं, आधार कार्ड मिलता है और एक मंगलसूत्र मिलता है और इसको 3 गोलियां पीछे लगी हुई हैं। तो पुलिस प्रशासन भी पड़ जाती है कि आखिर में जो बिहार से आरा छीने गांव से इतने दूर उत्तराखंड यहाँ पे ये आता है और यहाँ पे इसको 3 गोली कोई मारता है और ये तो व्यक्ति पहली बार आता है और उसके जेब में मंगलसूत्र मिलता है और जो 3 गोलियां बताई जा रही थी कि 3 गोलियां ठीक किसी ने ऐसे व्यक्ति ने मारी है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो शूटर कह सकते हैं, उसका शूटर था, यानी कि शार्प शूटर था वो, और जिसका निशाना बहुत अच्छा था और कोई आम व्यक्ति का तो निशाना इतना अच्छा नहीं होता है कि वो सीधे 3 गोलियां बिल्कुल निशाने पे मारे। तो यही सब बिल्कुल पुलिस प्रशासन के दिमाग में यही सब चीज़ें थी और जिसका जो जांच का विषय थी और जो पुलिस इसकी जांच में लगी हुई थी कि आखिर में ये हल्द्वानी कैसे आया, क्यों आया और इसके जेब में 50 रुपये थे और ये मंगलसूत्र कैसा था और इसको किसने 3 गोलियां मारी, क्यों मारी, किस लिए मारी। तो ये पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा जो सवाल था कि आखिर में कैसे क्या हुआ। फिर उनको पता चलता है कि आखिर में ये यहाँ पे हल्द्वानी क्यों आया था। तो पता चलता है कि जो प्रकाश कुमार है वो यहाँ पे पहली बार आया था और रोज़गार के काम से आया था, यहाँ पे वो काम करने के लिए आया था। वहाँ पे तो उसकी एक मुलाकात है। हल्द्वानी में एक ज़िला पड़ता है, उधम सिंह ज़िला है, उसमें एक शहर है सितारगंज। तो सितारगंज में उसकी एक दोस्ती होती है एक बंदे से जिस व्यक्ति का नाम होता है सूरज कुमार। तो उससे काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके घर में मतलब प्रकाश कुमार का सूरज के घर आना जाना था और काफ़ी मतलब गहरी ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। तो उनके घर वालों को भी जो था, सूरज के घर वालों को भी मतलब प्रकाश से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था और वो उनके घर आता, खाना पीता, खाता और फिर वो सूरज को फिर उसने अपने मतलब हालातों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में सूरज को बताया। सूरज काफ़ी अच्छे घर से था
थोड़ा पैसे वाले भी था। उसने फिर वो अपने दोस्त को, मित्र को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब घर से है, उसके ऊपर 2 बहनों की जिम्मेदारी है, एक भाई को पढ़ाना लिखाना है। तो फिर वो आता है और फिर काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। तो उसके घर फिर कहता है कि ठीक है, तुम हमारे घर में ही, कोई दिक्कत तो परेशानी हो और तो फिर तुम हमारे घर में ही रह जाओ, तुम्हें इसी बहाने मतलब तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तो फिर वो भी सोचता है चलो ठीक है, कुछ पैसे मेरे इस तरह बचेंगे, तो वो उसके घर में ही रहने लगता है। तो फिर एक सूरज कुमार की एक जो बहन है, सूरज की एक बहन है प्रियंका, जिससे मतलब किसी को पता नहीं रहता है कि धीरे धीरे उनका मतलब आपस में एक दूसरे को, दोनों को प्यार हो जाता है और उन दोनों को मतलब उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। जब भी उसको मौका मिलता दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते और शारीरिक संबंध बनाते बनाते फिर मतलब प्रकाश जो कुमार था वो मतलब प्रियंका को ब्लैकमेल करने लगता है, उसे मतलब डराने धमकाने लगता है कि फिर पैसे की डिमांड करने लगता है। फिर कुछ बार मतलब जो प्रियंका थी उसको वो उसने पैसे भी दिए, लेकिन कहते हैं इंसान की जो लालच होती है, इंसान बहुत जो लालची होता है ना, उसकी जो लालच होती है ना वो कम होने की वजह वो बढ़ती जाती है। तो प्रकाश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उसकी लालच है जो वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, वो पैसों की और ज़्यादा डिमांड करता है। तो एक जो लड़की है वो कब तक पैसा देगी, तो प्रियंका भी को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, कि वो कब तक लोगों से झूठ सच बोल के इसको पैसे ले जाके दे। प्रियंका शादीशुदा है और पहले से ही विवाहित है, उसके बाद भी ये दूसरे से संबंध ये बनाती है और फिर उसके बाद इसके साथ भी जो होता है आपने देखा ही। फिर उसके बाद ये जब बहुत परेशान हो जाती है तो ये अपने पति से बताती है। तो इसका जो पति का नाम है वे वीरेंद्र उनके जो प्रियंका के पति का नाम है वो वीरेंद्र सिंह, जो चोगलिया थाना में कांस्टेबल होता है। तो जब अपनी पत्नी को वो पूरी वारदात बताती थी कि ऐसे ऐसे माजरा है, तब उसने मतलब वो दोनों मिलकर प्लान बनाते। तो वो दोनों प्लान मिलकर बनाते हैं कि तुम मतलब उसको कॉल करो, तुम प्रकाश कुमार को कॉल करो और उत्तराखंड बुलाओ और कि बोलो कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं जो भी गहने हैं और जो भी है मैं अपने साथ ले आ रही हूँ। तो वो लालच में फिर उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाता है। और उत्तराखंड में कस्बा हल्द्वानी में एक तरफ हिंसा बहुत घटी हुई थी। फिर हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल आगजनी का माहौल हो जाता है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल की तरफ से गोलियाँ चलने लगती हैं और दूसरे पक्ष से काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी की जा रही थी। तो इसी में फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से वायरलेस हो रहा था हर जगह की मतलब हिंसा बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है, आप और लोगों को भेजिए ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। तभी मतलब वो जो वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल होता है उसको भी ये बात पता चलती है और उस पर भी ये वायरलेस सुनता है। तो उसके दिमाग में फिर एक प्लान आता है। तो फिर वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बोलता है कि प्रियंका तुम प्रकाश को कॉल करो और बोलो कि वो वहाँ पे हल्द्वानी आ जाए और फिर वहाँ पर वो मिले। और फिर वो हल्द्वानी आता है। ये प्रकाश कुमार उनके जहाँ उन्होंने बताया था कि बनफूलपुरा में हल्द्वानी बनफूलपुरा के पास तुम आ जाओ। तो वहाँ पे जैसे भी वो पहुँचता है तो उसका पति प्रियंका के साथ वीरेंद्र कुमार भी वहाँ पहुँचता है और बताता है कि जो भी तुम्हारे पास मेरी पत्नी की फ़ोटो है, वीडियो है, तुम उसको तुरंत डिलीट कर दो। पर प्रकाश कुमार भी जिद पे अड़ाता है और बोला कि मैं फ़ोटो वीडियोज़ नहीं डिलीट करूँगा। तो फिर उसी दौरान क्या बोलते हैं, वीरेंद्र कुमार ने उस पर 3 गोलियाँ बिल्कुल पीछे मारी और उसके बाद उसकी मौका वारदात पे वो तो बिल्कुल उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। और उसके फ़ोन से जो लेके सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ जो रहती है वो बिल्कुल डिलीट कर देता है और फ़ोन उसके पास छोड़ देता है। और लाश को, जहाँ पे दंगा हो रहा था और लोगों की लाश थी, वहीं पे लाश को ले जाके फेंक देता है। तो फिर उसी तरह जब 6 लोगों की लाश मिलती है हल्द्वानी हिंसा में, तो इसमें भी प्रकाश कुमार की भी लाश मिलती है। तो जब वो पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो डॉक्टर फिर उसको देख के हैरान रह जाते। फिर एसएसपी को कॉल करते हैं। फिर एसएसपी ने जांच का ऑर्डर दिया कि आखिर में इसके साथ ऐसी क्या घटना हुई। तो फिर ये खुलासा निकल कर सामने आया। फिर पता चलता है कि जो हल्द्वानी में ये जो एक व्यक्ति की जो लाश मिली वो बिल्कुल इसमें इसका कोई दोष ही नहीं था और वो बिल्कुल इसके मतलब उस हिंसा से उसका कोई लेना ही देना नहीं था। और फिर पुलिस पर पता चलता है कि ये एक मतलब साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है और ये इसकी हिंसा में मौत नहीं हुई बल्कि इसकी हत्या की गई और इसको मतलब प्लानिंग करके बिल्कुल मारा गया है। तो इसमें जितने भी आरोपी थे
उसमें, और एक दो लोग और थे जो उसके दोस्त वगैरह थे, उसके कुछ घर के रिश्तेदार भी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। और वीरेंद्र सिंह को भी गिरफ्त में ले लिया, और जो उनकी पत्नी है प्रियंका, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही हैं, वो कहीं भागी हुई हैं। पुलिस जल्दी उनको गिरफ्तार करेगी। फिर और भी चीज़ें पूछेंगी कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि जो प्रकाश था इनको मतलब शारीरिक संबंध बना के उनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह थी उनके अपने मोबाइल में थी, और वो उनके थ्रू उनको ब्लैकमेल कर रहा था, पैसे की डिमांड कर रहा था। क्योंकि ये तो अभी एक पक्ष की कहानी है जो उनके पति ने वीरेंद्र सिंह ने मतलब कत्ल की कहानी बताई। तो जब प्रियंका पुलिस की गिरफ्त में आएंगी तो देखने वाली बात होगी कि वो अपनी तरफ से क्या बयान देती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य आपको सुनाना, आपको परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था।